एंड इट्स ऑल अबाउट कलर है, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के 3D चीज़ें कलर में प्रेजेंट होते हैं। कि नेचर में कौन कौन सी कलर्स प्रेजेंट करके किस तरीके से हम सेकेंडरी कलर्स क्रिएट करते हैं और फिर सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करके भी जो नेचर के रूल को ही फॉलो करती है और उन्हीं को एक्सप्लेन करती है। जो कलर है उसके वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा कि इस कलर की कितनी डार्क ब्राउन से उसके शेड को मैं यहाँ पे मिक्स कर दी। फिंगर्स जब हम यूज़ करते हैं ना, तो जो हमारे कलर Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good and doing a lot of practices, right? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज बहुत दिनों बाद मैं एक नया ट्यूटोरियल लेके आई हूँ एंड इट्स ऑल अबाउट कलर्स। तो अभी तक मैंने कलर की एक भी वीडियोस नहीं डाली थी। अभी तक मैंने जितने भी ट्यूटोरियल्स डाले थे वो पेंसिल के थे और चारकोल के थे, ब्लैक एंड वाइट के, ठीक है। तो आज मेरा पहला वीडियो है कलर के ऊपर, इसीलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट उठाया है पियर्स के ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉफ्ट पेस्टल के थ्रू ड्रॉ कर रही हूँ और उसमें शेड भी ऐड कर रही हूँ। तो कलर्स एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। किसी भी वर्क को अगर हम कलर में ड्राइंग करते हैं या फिर शेडिंग करते हैं तो वो उसमें सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि कलर थ्योरी समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि किसी भी 3D रियलिस्टिक स्ट्रक्चर को कैप्चर करने के लिए, उसके 3D फॉर्म को कैप्चर करने के लिए वैल्यू की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मतलब 100% वैल्यू ही है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के 3D स्ट्रक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि नेचर में सारी चीज़ें कलर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये बिल्कुल ये रहता है कि हमें कलर में पेंटिंग करनी है, ड्राइंग करनी है ना। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कलर की आप थ्योरी को समझो। मतलब कि नेचर में कौन कौन सी कलर्स प्रेजेंट है, मतलब प्राइमरी कलर्स, फिर प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके किस तरीके से हम सेकेंडरी कलर्स क्रिएट करते हैं और फिर सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करके किस तरीके से हम टर्शरी कलर्स क्रिएट करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो क्या है, नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, वो एक थ्योरी है, कलर थ्योरी, जो नेचर के रूल को ही फॉलो करती है और उन्हीं को एक्सप्लेन करती है ना। तो कलर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने वर्क में एक ब्यूटी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक कलर ड्रामा को हम क्रिएट कर सकते हैं, सनलाइट ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम मतलब अपनी वर्क में अगर हम ब्यूटी को ऐड करना चाहते हैं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा ये रहता है कि प्राइमरी गोल रहता है कि कलर्स को हम किस तरीके से ऐड करें, किस तरीके से मिक्स करें, कहाँ पे कौन से कलर्स को मिक्स करने पे वो बिल्कुल लाइट इफेक्ट देगा, बिल्कुल शैडो इफेक्ट देगा, है ना। तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कलर की थ्योरी को समझें, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी जिसकी हेल्प से आप अपने वर्क में कलर की ब्यूटी को ऐड कर सकते हैं और कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं जिस वजह से आपके वर्क में बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट एक क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है अपने वर्क में वैल्यू को समझना, ठीक है। जब हम कलर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू ख़त्म हो गया, है ना, वैल्यू पे हमें ध्यान नहीं देना है। वो तो वैल्यू की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिक है, ठीक है। कलर की हर अलग अलग कलर की अपनी एक वैल्यू होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन से कलर की कितनी डार्कनेस है। सपोज यहाँ पे येलो कलर है, ठीक है, ये पियर जो है वो येलो ऑरेंजिश कलर का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी जो शैडो पार्ट है वहाँ पे इसका जो कलर है वो थोड़ा ऑरेंजिश लग रहा है, डार्क ऑरेंज, या फिर वो थोड़ा डल सा ऑरेंज लग रहा है, या फिर ब्राउन भी आप कह सकते हैं, रेडिश ब्राउनिश, है ना। लेकिन अगर उसी में अगर उस पोर्शन को अगर हम देखते हैं जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब लाइट डायरेक्ट फॉल हो रही है पियर पे, तो वहाँ पे जो कलर है वो बिल्कुल ब्राइट येलो या फिर वाइटिश या फिर पीच कलर है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से कलर्स को हम यहाँ पे मिक्स करें तो एग्जैक्ट सेम जो है वो टोन आए, ठीक है। और जो कलर है उसके वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा कि इस कलर की कितनी डार्कनेस है। आपको डार्कनेस को, एग्जैक्ट डार्कनेस को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शैडो पार्ट है, जो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरे वर्क को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने डार्क ब्राउन कलर से मैंने यहाँ पे वैल्यू को समझ लिया, लाइट और शैडो
फैमिली को मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर लिया। जैसे कि हम ब्लैक एंड वाइट कलर में, जैसे कि हम पेंसिल में या फिर बिलो चारकोल में हम करते थे, टू वैल्यू की स्टडी करते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी किसी एक पर्टिकुलर मिडिल टोन को ध्यान में रखते हुए, जैसे जो यहाँ का अगर इस पर्टिकुलर वर्क का देखें तो मिडिल टोन क्या है, डार्क ब्राउन या फिर डार्क ऑरेंजिश कलर आ रहा है, ठीक है। तो उसी से मैंने यहाँ पे टू वैल्यू की स्टडी कर ली इसमें, है ना। अब उसके बाद मैं यहाँ पे जो शैडो फैमिली का जो पार्ट है उसमें मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू आप कह सकते हैं, जो डार्क ब्लू है, मैंने वो कलर लिया और उसमें जहाँ पे भी शैडो था वहाँ पे मैंने शैडो को फिल किया, ठीक है। उसके बाद उसमें मैं जो शैडो पार्ट है उसको मैं डार्क ऑरेंज या फिर ब्राउनिश बर्न्ट सिएना कह सकते हैं, वो कलर मैंने लिया था और उससे उन सभी को ब्लेंड किया। मतलब ब्लेंड इन द सेंस कि प्रॉपर ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी मुझे ब्लेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे मैं हल्का फिंगर्स यूज़ कर रही हूँ, अपने फिंगर के थ्रू। मैंने पूरा बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। जैसे अगर मैंने कोई डार्क शेड दिया तो उसको लाइट शेड से उसको मैं हल्का हल्का ब्लेंड कर दे रही हूँ, ठीक है। मतलब वहाँ पे ब्लेंड प्रॉपर नहीं कर रही हूँ। अगर आपने बिलो चारकोल वर्क किया होगा तो आपको पता होगा, मतलब आप इजीली कर पाओगे मटेरियल्स को किस तरीके से, सॉफ्ट पेस्टल को किस तरीके से हैंडल करना है वो आप इजीली कर पाओगे, किस तरीके से ब्लेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर ब्लेंडिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ कि किस तरीके से हमें, मतलब प्रॉपर फिंगर के थ्रू या फिर टिश्यू पेपर के थ्रू ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। एक डार्क कलर को उसके लाइटर टोन से मैं यहाँ पे उस कलर को ब्लेंड कर दे रही हूँ, कलर को ही कलर से ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ब्लू डाला था तो ब्लू को मैंने डार्क ब्राउन से ब्लेंड कर दिया, तो वो थोड़ा सा ब्राउनिश और थोड़ा डार्क फील यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ब्लू ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अभी डार्क ब्राउन से उसके शेड को मैं यहाँ पे मिक्स कर दिया मैंने उसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है, फिंगर्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि फिंगर्स जब हम यूज़ करते हैं ना तो जो हमारे कलर की जो ब्राइटनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, थोड़ा डल सा हो जाता है वर्क, इसीलिए आपको एक कलर को दूसरे कलर से ब्लेंड करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये तो हो गया ब्लेंडिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि जो शैडो फैमिली है उसको हमने फिल कर दिया, यहाँ पे हमने डार्कर टोन को यहाँ पे अचीव कर लिया, ठीक है। अब जब लाइट फैमिली की जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे येलो को मैंने यहाँ पे फिल किया, येलो और पीच को ब्लेंड किया और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज लगाया मैंने और फिर उसको मैंने येलो से उसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे मिडिल टोन ऑलमोस्ट अचीव हो गया, मिडिल टोन। और जो लाइट फैमिली का जो पार्ट है, जैसे सेंटर लाइट जहाँ पे पड़ रही है, जिस पोर्शन को हम सेंटर लाइट बोलेंगे, वहाँ पे मैंने येलो और पीच को एक साथ मिक्स कर दिया, ब्लेंड कर दिया, हल्का ऑरेंज भी डाला था वहाँ पे, उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जब हाईलाइट का पोर्शन आता है तो वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट पीच कलर और येलो को मिक्स किया था, साथ ही साथ उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वाइट से हाईलाइट ऐड किया, ठीक है। तो ब्लेंडिंग आपको इसी तरीके से करनी है, एक कलर को दूसरे कलर से, लाइटर टोन को डार्कर टोन से या फिर डार्कर टोन को उसके जस्ट लाइटर टोन से, है ना। तो इस तरीके से आपको ब्लेंडिंग जब आप करोगे तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। ये तो हो गया ब्लेंडिंग किस तरीके से आपको करनी है, शैडो को किस तरीके से अचीव करना है, लाइटर शेड को, लाइट फैमिली और शैडो फैमिली में जो कलर्स के पर्टिकुलर टोन्स हैं उनको किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, ब्लेंड किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब कलर की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम कौन कौन से कलर को मिक्स करें कि वो बिल्कुल परफेक्ट टोन बन जाए, परफेक्ट जो हमें टोन अचीव करना है वो परफेक्ट टोन बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कलर थ्योरी को, ठीक है। क्योंकि जो सनलाइट ड्रामा होता है, शैडो में हम कूल कलर्स को ऐड करना चाहते हैं और जहाँ पे लाइट आ रहा है, लाइट फैमिली का जो पोर्शन है वहाँ पे हम जो वार्म कलर्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको कलर थ्योरी को समझना पड़ेगा अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं। लेकिन अगर बेसिक मैं कहूँ तो अगर आप बेसिक समझें तो मोस्टली जब शैडो, जहाँ पे शैडो का पार्ट होता है वहाँ पे हम अल्ट्रा मरीन ब्लू को, जो भी उस कलर का जो बेस कलर होता है, जो भी इस ऑब्जेक्ट का जो बेस कलर होता है, जैसे कि ये पीच है तो पीच में इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो बेस कलर है वो ऑरेंजिश हम उस चीज़ को मान सकते हैं, ठीक है। तो ब्लू के साथ ऑरेंज को या फिर डार्क रेड को, जो मैरूनिश शेड होता है, उसको मिक्स करेंगे तो यहाँ पे आपको शैडो वाला इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। और जो लाइट वाला जो पार्ट है उसमें मैंने वही जो इसका बेस कलर है वही ऑरेंज के साथ येलो को और वाइट को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कलर्स को, ठीक है।
अब बात आती है कि सॉफ्ट पेस्टल को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि अगर हमें जैसे पेंटिंग करना है तो कलर्स को, ब्रश को किस तरीके से हैंडल करना है, मतलब मटेरियल्स के ऊपर हमारी पकड़ कैसे हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपको अपने स्ट्रोक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो स्ट्रोक्स का मटेरियल से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे कि अगर आप चारकोल कर रहे हैं, विलो चारकोल कर रहे हैं, पेंसिल कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमें अपने स्ट्रोक्स को ऐड करना है स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जो भी मटेरियल्स है जैसे सॉफ्ट पेस्टल यहाँ पे, तो इसमें भी मैं स्ट्रोक्स उसी तरीके से ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होना चाहिए, मतलब कलर्स के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर जो आपका ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपका होना चाहिए। ठीक है, और जब हम विलो चारकोल जब हम यूज़ करते हैं तो वो कैसे चॉक फॉर्मेट में होता है ना। तो विलो चारकोल और सॉफ्ट पेस्टल में बस यही एक डिफरेंस है कि सॉफ्ट पेस्टल जो होता है वो थोड़ा कलर फॉर्म में होता है और विलो चारकोल जो होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, तो दोनों का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर आपने विलो चारकोल यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो अगर आपने विलो चारकोल यूज़ किया होगा तो आप सॉफ्ट पेस्टल ईजिली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करना और करके बताना मुझे, एक बार ट्राई करना। ठीक है, सॉफ्ट पेस्टल बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत दिन चलता भी है। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल जो है वो मतलब ड्राई मीडियम होता है, तो इसको ईजिली मतलब कहीं भी आप कैरी भी कर सकते हो और ईजिली आप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है कि ब्रश उठाओ, पानी लो, टिश्यू पेपर लो, पैलेट लो, पूरा एक सेटअप रेडी करके रखो। मतलब कोई भी वर्क स्टार्ट करने के पहले तो आधा घंटा सेटअप ही लगाने में लग जाता है अगर हम पेंटिंग करें तो है ना, इतना ज़्यादा तामझाम नहीं होता। आप इजीली ड्राई मीडियम की तरह, पेंसिल की तरह, चारकोल की तरह इजीली कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हैंडी होता है सॉफ्ट पेस्टल। बस इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने चारकोल यूज़ नहीं किया है तो थोड़ा सा अटक सकते हो आप बीच में, लेकिन अगर आपने यूज़ किया है तो आप कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा मुझे तो कंफर्टेबल मीडियम होता है। ठीक है, तो आप इसको आप कर सकते हो कलर्स की थ्योरी को समझने के लिए, और कलर्स पे अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आप मुझे करके ज़रूर से बताना। ठीक है, अपने वर्क मुझे भेजना इसी व्हाट्सअप नंबर पे, और मुझे ये ज़रूर से बताना कि आपको मेरा आज का कलर का पहला लेसन कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करना अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको मेरा वर्क कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।